मेरी उम्र निकली जा रही थी और मेरी शादी नहीं हो रही थी। आज मेरी बहन की शादी थी जो मुझसे छोटी थी, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत थी। जब उसकी शादी के दिन मैंने उसे डरा धमका दिया और छोटी उम्र की दुल्हनों को दूल्हे बहुत परेशान करते हैं। वह बहुत डर गई और छिपकर कहीं बैठ गई। मैंने उसकी जगह दुल्हन के कपड़े पहनकर बैठ गई, क्योंकि शादी में कोई तामझाम नहीं था। बहुत ही सिंपल तरीके से कागज़ों पे शादी हो गई थी। अब मैं अपने ससुराल चली गई थी। वहाँ जाकर जब मेरी नज़र अपने दूल्हे पर पड़ी, तो मैं चीखें मार मार कर रोने लगी, क्योंकि मेरा पति तो एक दोस्तों, मेरा नाम अर्चना है। मैं बहुत खूबसूरत भी नहीं हूँ, खूबसूरत भी, मगर मेरी इस तमाम खूबियों पर भी मेरी छोटी बहन पूनम की गिरहन लगा दिया था। वह प्यारी सी थी, जबकि वह सबसे ज़्यादा हसीन थी। लोग अक्सर कहते कि अगर पूनम न होती तो अर्चना का हुस्न का कोई मुकाबला न था। लोगों की यह बात मेरे दिमाग में अटक कर रह गई थी। मैं सोचती कि काश पूनम ना होती तो कितना अच्छा होता। मैं स्कूल कॉलेज में हमेशा अच्छे नंबरों से पास होती थी। मेरे माता पिता मुझ पर गर्व करते थे और रिश्तेदारों में भी बड़े खुश होकर मेरे नंबरों के बारे में बताते थे कि हमारी बेटी बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होती है। मगर पूनम अब पोजीशन लाने लगी थी, क्लास में फर्स्ट आने लगी थी। यहाँ भी उसने मुझे मात दे दी थी। अब मेरा जिक्र बहुत पीछे चला गया था, बस हर जगह उसी का नाम लिया जाता था। मैं अक्सर सोचती थी कि आकाश पूनम कहीं दूर चली जाए, जहाँ उसके साथ मेरा कभी सामना न हो। धीरे धीरे मेरे दिल में उसके लिए इस कदर नफरत और गुस्सा भर गया था कि मैं उसके मारने की भी दुआएं मांगा कर दी थी। मैंने अपने बड़े होने का फ़ायदा उठा दिया था और उसकी बात बात पर उसे डांटा करती थी। मगर न जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी, मुझ पर जान रख दी थी। मेरा बहुत सम्मान करती थी। हर वक्त तो दीदी दीदी कहती हुई मेरे आगे पीछे फिरती रहती थी। मेरे लिए रिश्ते आने लगे थे। अब मैं खुश थी। चलो अच्छा हुआ, पूनम से जान छूट जाएगी। मेरा ससुराल में मुझे कोई पूनम की मिसाल देने नहीं देगा। मगर यहाँ भी पूनम मुझसे जीत गई। मेरे लिए जो रिश्ता आया था वह मुझे न पसंद करके मेरी छोटी बहन को पसंद कर जाता। बहुत बार ऐसा ही हुआ। तब मेरी बुआ ने कहा कि पहले पूनम की ही शादी कर दो, उसके बाद अर्चना की कर देना। पहले तो मेरे पापा नहीं माने, मगर जब मम्मी ने समझाया तो पापा जी राजी हो गए, क्योंकि मैं यह सब नहीं चाहती थी। मैं इस मैदान में भी को बाजी नहीं दे सकती थी। सिर्फ 20 साल की थी और मुझसे 8 साल छोटी थी। ऐसे कैसे मैं घर बसा लेती, लेकिन इस मामले में किसी ने मुझे घास नहीं डाली। मुझसे किसी ने भी मशवरा करना सही नहीं समझा। और फिर बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। रिश्ता तो मेरे लिए आया था, लेकिन वो लोग पूनम को पसंद कर गए और फिर पूनम के लिए ही वो रिश्ता पक्का हो गया। शादी की तारीख भी तय हो गई। हमारे घर में खुशियों के दौर चालू था, जबकि मैं अंदर ही अंदर जल रही थी। दिन धीरे धीरे ऐसे गुजरने लगे और पूनम की बारात भी आ गई। वह दुल्हन बनकर बिल्कुल अप्सरा जैसी लग रही थी। उस पर इतना रूप चढ़ा था कि जैसे वह कोई चौदहवीं का चांद हो। उसको देखते ही रह गई थी। पूनम बोली, दीदी मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन हो, मगर मेरा दिल तुम्हारे लिए बहुत ही दुखी है। मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए इतना गलत नहीं करना चाहिए था। तुम जानती हो क्या, छोटी उम्र की दुल्हनों के पर पति बहुत ही जुल्म करते हैं। उनको लगता है कि कम उम्र की दुल्हन को मार पीट कर उसे अपने वश में कर लेंगे। यूं लड़की सारी उम्र के लिए ससुराल वालों की गुलाम बनकर रह जाती है। शादी की सही उम्र तो 25-26 साल के से बाद शुरू होती है। मेरी बात सुनकर पूनम डर गई। डर के मारे उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अब वह थी भी बहुत ही कमज़ोर दिल की। बोली, दीदी अगर आपकी शादी हो जाएगी तो क्या दूल्हा आपको भी मारेगा? मैंने तीर निशाने पे लगते देखा तो खुशी से झूम उठे और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं तो 28 बरस की हूँ, दूल्हा तो मुझसे दबकर रहेगा। पूनम ने जल्दी में अपने सर से लहंगे का दुपट्टा उतार कर मेरे सर पर डाल दिया। बोली, दीदी भगवान के लिए आप मेरी जगह शादी कर लो। मैं मारपीट नहीं सह पाऊंगी। मैं तो 25 बरस की उम्र में ही शादी करूंगी। मैं बहाने बनाने लगी, लोग क्या कहेंगे, और
फिर मम्मी पापा को पता लगेगा तो क्या करेंगे? लोग बातें बनाएंगे कि अपनी छोटी बहन का नसीब चुरा लिया, वह भी बड़ी बहन ने। पूनम बोली, दीदी लोगों की बातों पर ध्यान मत देना, आप बस मुझे बचा लें। मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ, तो क्या आप मुझे इस बात के लिए नहीं बचाएंगी? फिर मैंने हाँ कह दी और फिर पूनम मुझे शादी वाला लहंगा देकर खुद बाथरूम में जाकर छुप गई। फिर बारात आ गई और मेरी शादी राजवीर से हो गई। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दरअसल हम गरीब लोग थे, मगर हमारी इज्जत और सम्मान बहुत था। इसी इज्जत सम्मान की खातिर हमारे घर राजीव का रिश्ता आया था। राजीव बहुत ही पैसे वाला था, देखने में भी बहुत ही स्मार्ट था। मैंने तो जब राजवीर की फ़ोटो देखी थी तो मैं उसी वक्त उसकी दीवानी हो गई थी। मैंने तो उसी समय सोच लिया था कि पूनम, तुमसे मुझसे हमेशा ही मेरी प्यारी चीज़ ली है, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत छीनने नहीं दूंगी। भले ही राजीव मेरी एक तरफा मोहब्बत था, राजीव अपनी शानदार हवेली, करोड़ों की जायदाद का इकलौता मालिक था। विदाई से पहले मेरी सास मेरे पास आकर बैठी और बोली, बेटा अपना हसीन चेहरा तो दिखा दो। मैं डर गई और मैंने ना में सर हिला दिया और जल्दी से बात बना दी कि अगर पति से पहले सास बहू का देख ले तो बुरा शगुन होता है। ऐसा हमारे खानदान का रिवाज है। मेरी सास भी डर गई थी। विदाई तक मुझे किसी को भी अपना चेहरा दिखाना नहीं पड़ा। मैं राजवीर की सेज पर सजा कर बैठी हुई थी और खुशी खुशी उसका इंतज़ार कर रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी ट्रॉली को घसीटने की आवाज़ आई। मैं घूंघट नीचे लिए बैठी थी, सोचा कोई नौकर खाने पीने का सामान लेकर आया होगा। मेरा दिल बाग बाग हो रहा था कि हवेली की मालकिन बनकर रहूंगी, नौकर मेरे आगे पीछे फिरेंगे। तभी मुझे राजवीर की आवाज़ सुनाई दी। वो धीरे से बोले, पूनम कैसी हैं आप? ट्रॉली के पहियों की आवाज़ मेरे करीब हुई तो मेरे सर उठाकर सामने के मंजर देखा तो मेरा सर चकरा गया था। बहुत ही सुंदर हैंडसम राजीव अपनी व्हील चेयर को घसीटता हुआ आगे बढ़ा। मेरे तो कान साए साए करने लगे। मैंने घूंघट उतार कर फेंक दिया। राजीव मुझे देखकर चौंक गया था। वह बोला, आप कौन हैं और पूनम कहाँ है? मैं बोली, राजीव तुम लंगड़े हो, तुम अपाहिज हो, तुम पूरी ज़िंदगी इसी व्हील चेयर पे गुजारेंगे हम। दोनों की हालत देखने के काबिल थी। वह तो चुप हो गया, लेकिन मैं चीखें मार मार कर रोने लगी। राजीव बहुत ही खामोश मुझे दुख दे रहा था। तभी हमारे कमरे के दरवाजे पे दस्तक होने लगी। मेरी सास बोली, क्या हो गया बहू, क्यों रो रही हो? दरवाज़ा तो खोलो। मैंने गुस्से में उठकर दरवाज़ा खोल दिया था। अब मेरी सास की भी वही हालत थी जो राजवीर की थी। मेरी सास बोली, तुम कौन हो और पूनम कहाँ है? तुम तो शायद पूनम की बड़ी बहन हो ना? मैं रोती हुई बोली, आप लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, हमसे यह क्यों छुपाया कि आपका बेटा अपाहिज है? मेरी सास गुस्से में आगे बढ़ी और मेरा हाथ दबोच कर बोली, धोखा तो तुम लोगों ने किया है, हीरा दिखाकर कोयला थमा दिया। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। मेरी सास मुझे हाथ पकड़कर खींचती हुई बाहर ले जाने लगी। तभी राजीव बोला, मम्मी एक मिनट रुक जाए। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी शादी से पहले आप लड़की वालों को मेरी हकीकत बता दें, उससे कुछ भी नहीं छुपाएं। क्या आपने लड़की वालों को सच बताया? आपने धोखाधड़ी का काम लिया है तो अब आपके साथ भी ऐसा ही धोखा हो गया है। तो फिर अब आवेला मत मचाएं। जहाँ से मेरी सास बस ये नहीं चल रहा था, नहीं तो मुझे कच्चा ही खा जाए, मगर फिर बेटे के डर से बाहर निकल गई। मेरे बेड पर बैठकर फुट फुट कर रोने लगी मैं। साथ ही साथ पूनम को कोसती जा रही थी। उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी, उसकी आजमाइश को मैंने अपने गले का हार बना लिया। काश उसकी शादी राजीव के साथ हो जाती तो कितना अच्छा होता, मेरा सारा हिसाब ही चुकता हो जाता। मगर मेरी हिम्मत मारी गई थी कि मैं पराई आग में खुद को झोंक दिया। मैं रोते हुए कह रही थी, पूनम तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, तूने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया? राजीव बहुत देर तक खामोश होकर मुझे देखता रहा था। फिर बोला, क्यों, क्या आपकी बहन ने आपके साथ धोखा किया है? मैंने राजीव की तरफ देखा और सोचा, अब
के साथ झूठ बोलकर मैंने करना ही क्या है। इसीलिए मैंने उसे सच बता दिया कि नहीं, उसने मेरे साथ धोखा नहीं किया है, बल्कि मैंने पूनम के साथ धोखा करने की कोशिश की। मैंने उसे डरा दिया था कि पति अच्छे नहीं होते, इसीलिए उसने अपनी शादी का लहंगा मुझे पहना दिया और इस तरह मेरी आपसे शादी हो गई। मेरी बात सुनकर राजीव बोला, आपने ऐसा क्यों किया? अर्चना ने रोते हुए बोली, क्योंकि मेरी मत मारी गई थी, मेरे नसीब फूट गए थे, इसीलिए। दरअसल मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी तो मुझे तुमसे उसी वक्त मोहब्बत हो गई थी। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारा रिश्ता तो मेरे लिए आया था, तो फिर क्यों उसकी शादी आपके साथ होने दूँ। राजीव बहुत देर तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, अर्चना क्या आपने गौर नहीं किया? मेरी शक्ल तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपने तस्वीर में देखी थी और जिसे देखकर आपको मुझसे मोहब्बत हो गई थी। राजीव की आंखें लाल हो गई थी, वह बहुत दुखी लग रहा था क्योंकि मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मेरे साथ जो धोखा हुआ था मेरे लिए वही बहुत था। मैं गुस्से में और रोती हुई बाथरूम में गई, कपड़े बदलकर बेड पर आकर लेट गई। मेरी आंखों में अब भी आंसू बह रहे थे। राजीव अब भी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। रोते रोते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। सुबह हुई तो मेरी सास बोली, मैं तुम्हें अपनी बेटे की ज़िंदगी से निकाल कर रहूँगी, तुम्हें इस घर में बसने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। मैं भी गुस्से में बोली कि मैं भी आपके लंगड़े बेटे के साथ रहने नहीं चाहती, कल की बजाय आप अभी तलाक दिलवा दीजिए। मैं इतना कहकर पलटी तो व्हील चेयर पर राजीव को बैठा पाया। उसका चेहरा मेरे इंसल्ट करने पर लाल हो गया था। थोड़ी देर के लिए मुझे राजीव पर तरस आया, मगर मैंने सोचा कि दुनिया जहान के तरस का ठेका मैंने ही उठा रखा है क्या। मैं कमरे में आई तो राजीव बोले, अर्चना, जो होना था वह हो गया, अब मैं आपके सामने हूँ। यह घर, यह जायदाद, आज से यह सब कुछ आपका है। लेकिन अगर आप भी मुझसे तलाक लेना चाहती हैं तो मैं आपके फ़ैसले का सम्मान करता हूँ। एकदम मेरे दिल का ख़्याल आया, चलो तलाक तो ले ही लूँगी, क्यों ना तब तक 1 महीना राजीव के साथ रहकर इन शानो शौकत के ठाट बाट का मज़ा लिया जाए। तब तक मैंने घर वालों का गुस्सा भी शांत हो जाता, क्योंकि मेरे घर वालों को पता चला कि पूनम की जगह मैंने शादी कर ली है तो सारे घर वाले गुस्से में थे। सारा दोष मुझे ही दे रहे थे। पूनम भी मम्मी पापा को सच बता दिया था कि दीदी ने मुझे डरा धमका कर मुझसे यह करवाया था। मैंने राजीव की बात पर कोई जवाब नहीं दिया और कमरे से बाहर निकल आई। सामने ही मेरी सास एक आदमी की सारी बातें कर रही थी। वैसे मेरी सास बिल्कुल नहीं लगती थी, वह तो बहुत ही जवान दिखती थी। मेरी सास का मूड अब थोड़ा अच्छा लग रहा था। वह बोली, अर्चना, इससे मिलो, ये राजेश हैं, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। यह भी हमारी तरह बहुत बड़े जागीरदार हैं। यह कल से मेरा सर खा रहा था कि भाभी इतनी सुंदर है, मेरे लिए भी भाभी जैसी लड़की ढूंढ दें। अपनी सास की बात सुनकर मुझे पूनम का ख्याल आ गया। मैंने सोचा क्यों ना पूनम का रिश्ता इसके लिए मांग लूं, लेकिन वह आदमी मुझे देखकर बोला कि तस्वीर में जो लड़की देखी थी वह तो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन भाभी भी कम सुंदर नहीं है। लेकिन वह तस्वीर वाली लड़की तो बहुत सुंदर थी। फिर मेरी सास बोली, आपने अचानक अपनी बहू बदल कैसे ली? शर्म की वजह से मेरा सर नीचे हो गया। मेरी सास मेरी इस हालत का मज़ा ले रही थी। गुस्से और जलन ने मुझे अंदर से झुलसा दिया। मैं अपने कमरे में आई और सामान की तोड़फोड़ करने लगी, जबकि राजीव मुझे बेसब्री से देख रहा था। अब मैंने भी सोच लिया था कि पूनम के उसका नसीब छीन कर ही रहूँगी। मैंने सोचा पहले राजेश का और पूनम का रिश्ता करवाऊँगी, फिर पूनम को दुख देने के लिए, उसे तड़पाने के लिए यह रिश्ता तोड़वा दूँगी। इसीलिए मैंने अब धीरे धीरे राजेश के साथ दोस्ती करनी शुरू कर दी। एक शाम मैंने राजेश को गार्डन में बिठा देखा तो जल्दी से उसके पास जाकर बैठी गई और बोली, आप अगर इजाज़त दे तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ। राजेश ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। मैं बैठ गई और रोने लगी। वह बौखला गया और बोला, भाभी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? मेरे रोने की और तेज आ गई। मैं बोली, राजेश, आज के बाद मुझे भाभी मत कहना, मुझे इस रिश्ते से
नफ़रत है। आप मुझे मेरे नाम से अर्चना कहकर बुला सकते हैं। राजेश पहले तो हैरान हुआ, फिर बोला, अर्चना कहिए क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? मैं बोली, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। इस तरह के अपाहिज इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। राजेश मुझे दिलासा देता रहा। मैं कमरे में गई तो राजीव मुझे बहुत ही गहरी नज़रों से देख रहा था। वह मुझे देखकर बोला, अर्चना एक बात कहूँ? मैंने हाँ में सर हिला दिया। तो वह बोला कि राजेश से दूर रहो, वह बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। मैं गुस्से से और नफ़रत से बोली, हाँ, कम से कम वह अपाहिज तो नहीं है। मेरी बात सुनकर राजीव सिर्फ खामोश हो गया। मैं सोने के लिए लेट गई। आधी रात को मेरी आँख सिसकियों की आवाज़ से खुल गई। मैंने सर उठाकर देखा तो राजीव खिड़की के सामने बैठा रो रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल मसल कर रख दिया हो। कुछ भी हो, राजीव मेरी पहली मोहब्बत है। उसकी मोहब्बत मेरे दिल में सर उठाने लगी, लेकिन मैं सिर्फ पूनम बीच में आ गई। पूनम को किसी तरह जीतने नहीं देना चाहती थी। अगर मैं राजीव को अपना नसीब मानकर राजीव के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती और फिर पूनम को किसी और अच्छी जगह शादी हो जाती, तो यहाँ पर पूनम मुझसे जीत जाती। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। मैं पूनम को नीचे होकर ही नहीं रह सकती थी। मुझे लगता है कि पूनम दिल ही दिल में मुझ पर हंसती होगी। मैंने राजीव को नज़रअंदाज कर दिया और फिर से सोने के लिए लेट गई। लेकिन इस बार मेरी आंखों में आंसू थे। मैं जिस रास्तों पर चल रही थी, पता नहीं इसका क्या अंजाम होगा। मेरी सास मुझसे बहुत बुरा शुरू करती थी, लेकिन मैं अपनी सास को बिल्कुल भी नहीं दबती थी। मैं एक भी टका सा जवाब दे देती थी। एक दिन अपनी सास के कमरे में के पास से गुजरी तो मुझे राजीव की आवाज़ सुनाई दी। वह मेरा नाम ले रहा था। मैं एकदम रुक गई। राजीव बोला, मेरी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव मत किया करें, और मैं उसे वही सम्मान दिलाना चाहता हूँ जो एक बहू का होता है। मेरी सास गुस्से में बोली, वही पत्नी जो तुम्हारा नाम लेना भी पसंद नहीं करती, जो तुम्हें अपाहिज अपाहिज कहकर पुकारती है। अरे मैं तो कहती हूँ उसको तलाक देकर चलता करो। मुझे डर है कि कहीं वह राजेश को अपने जाल में ना फंसा ले। तभी राजीव एकदम गुस्से से बोला, खबरदार, आज के बाद अपनी अर्चना के खिलाफ ऐसे जवान इस्तेमाल भी जो किए तो अब वह मेरी पत्नी है। मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकता। मैं अपने कमरे में आ गई। थोड़ी ही देर में मेरे कमरे में के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर राजेश खड़ा था। हैंडसम सा राजेश, चेहरे पर मुस्कान सजाए, मेरे सामने था। राजेश बोला, अर्चना, अगर आपका मन हो तो कहीं घूमने चलें। लेकिन मैंने ना में सर हिला दिया। मैं बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। राजेश मुंह लटका कर चला गया। राजीव के साथ मेरा जो भी रवैया था, मुझे अपने उस रवैये पे बहुत दुख हुआ था। मैंने किस तरह राजीव को अपमानित किया, उसे अपाहिज कह कह कर बुलाती रही, और राजीव अपनी माँ के सामने मेरी इतनी साइड ली थी। मेरे लिए कितने सम्मान की बात कर रहा था। जो भी था, मेरा दिल किसी कोने में राजीव के लिए मोहब्बत अब भी जिंदा थी। मैंने अपने दिल को टटोला तो उसने राजीव का ही नाम लिया। मैं राजीव की मोहब्बत को झुठलाना नहीं चाह सकती थी। रात को राजीव जब कमरे में आया तो मुझे यूं अंधेरे में लेटा देखकर परेशान हो गया। बोला, क्या बात है अर्चना, तबीयत तो ठीक है ना? मैं एकदम से उठी और राजीव के कदमों में जाकर बैठ गई और बोली, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दें, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। यह सब कुछ तो मैंने अपनी बहन की दुश्मनी निकालने के लिए किया। राजवीर जख्मी सी हंसी हंसकर बोला, एक अपाहिज इंसान के साथ हमदर्दी तो की जा सकती है, मगर मोहब्बत नहीं की जा सकती। मैं रो रही थी और सोच लिया था कि मैं अपनी मोहब्बत से राजीव का दिल जीत कर ही रहूँगी। मैंने जब अपने दिल को टटोला था तो मुझे लगा कि राजीव के बिना नहीं रह सकती। धीरे धीरे मैं राजीव के करीब आने लगी, उसके सारे काम अपने हाथों से करती। राजीव मना करता रह जाता, लेकिन मैं नहीं मानती। राजेश अब भी मेरे पास आने की कोशिश करता था। कहता, अर्चना, अब तो मुझे टाइम ही नहीं देती हो। लेकिन मैंने राजेश को बुरी तरह डांट दिया था। मैंने कहा, मेरा टाइम मेरे पति राजीव के लिए है, ऐसे गैरों के लिए नहीं। साथ ही मैंने राजेश से यह भी कहा कि आज के बाद तुम मेरा नाम लेकर नहीं पुकारोगे, बल्कि मुझे भाभी कहकर बुलाओगे।
राजेश पहले तो हैरान हुआ, फिर खामोशी से चला गया। लेकिन अभी राजेश मेरा पीछा नहीं छोड़ना चाहता था। वह बहाने-बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश करता और ऐसे जताता था कि जैसे उसे मेरी बहुत परवाह है। मुझे गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन मैं उसके गुस्से को पी जाती। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई, बोली, अर्चना, राजेश के लिए मैं पूनम का हाथ मांगना चाहती हूँ। पूनम कितनी खुश रहेगी ना राजेश के साथ, मगर पूनम दिल छोटा मत करना। अपनी अपनी किस्मत होती है। पूनम के हिस्से में जो खुशियाँ हैं वह तुम उससे छीन नहीं सकती। इतना कहकर मेरी सास चली गई थी, जबकि मैं सोचती रह गई थी कि मेरी सास मुझे फिर से क्यों उकसा रही है, ऐसी बातें क्यों करती है कि जिसे सुनकर मुझे गुस्सा आ जाए। जब भी पूनम का नाम मेरे सामने आ जाता, तब मेरा दिल तड़प उठता था और मैं गुस्से में भर जाती थी। फिर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन मैं राजीव की खातिर अब अपने गुस्से को दबाने लगी थी। मेरी सास मुझे बार बार भड़काती जाती, लेकिन मैं अपना गुस्सा दबा जाती। धीरे धीरे मेरा दिल में राजीव की मोहब्बत और भी मजबूत हो रही थी। मैं राजीव के सारे काम खुद अपने हाथों से बहुत ही खुशी खुशी करती थी। राजीव की दवाइयों का इंतज़ाम भी अब मैंने अपने हाथों में ले लिया था, लेकिन मैं यह देखकर बहुत दंग रह गई कि राजीव बहुत ज़्यादा दवाइयाँ दी जाती थी। 10-12 गोलियाँ बार बार खिलाई जाती थी। मुझे बहुत हैरानी होती, लेकिन यह सोचकर चुप रह जाती, हो सकता है इन दवाइयों से राजीव ठीक हो जाए। इसीलिए इतनी सारी दवाइयाँ टाइम पर खिला देती थी, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करती। जब मेरी सास को पता चला कि राजीव दवाइयों में अपने हाथों से खिलाने लगी हूँ, तो मेरी सास को आग ही लग गई थी। उन्होंने चीख चीख कर पूरी हवेली सिर पर उठा ली थी। कहने लगी, तुम मेरे बेटे से दूर रहो। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उसे दवाइयाँ खिलाने की। मैं तुम्हारे इरादे अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम मेरे बेटों से छुटकारा पाने के लिए उसे गलत दवाइयाँ देकर मार दोगी। मेरी सास की बात सुनकर राजीव अपनी माँ पर गुस्सा हो गया। कहने लगा, आप अर्चना को इतना गंदा इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। अर्चना मेरी पत्नी और इस घर की बहू है। आप उसका सम्मान करें तो आपका सम्मान करेगी। शाम को राजीव ने खुद अपने मुंह में से दवा मांगी। मैंने मना कर दिया। मैं बोली, आज से आपको दवा नौकर ही खिलाया करेंगे। मगर राजीव सख्ती से बोला, अर्चना, मुझे तो दवा तुम्हारे हाथों से ही खानी है, वरना मैं दवा नहीं खाऊंगा। राजीव की बच्चों की जैसी जिद देखकर मुझे उस पर ढेर सारा प्यार आ गया और मैंने राजीव को अपने हाथों से दवा खिलाई। लेकिन एक बात मुझे हैरान में डाल दे दिया करती थी। जैसे ही राजीव को दवा खिलाती तो राजीव कांपने लगता था। आज मैंने जब राजीव को उसके कांपने की वजह पूछी तो राजीव ने बताया, तुम चिंता मत करो, दवा खाने के बाद मेरी ऐसी हालत हो जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई, लेकिन कुछ शक भी हुआ था। इसीलिए सुबह होते ही मैं अपनी सास से छुपकर राजीव की गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गई। मैंने राजीव को सारी दवाइयाँ डॉक्टर को दिखाई और पूछा, यह दवाइयाँ किस लिए हैं? और डॉक्टर ने जो बात मुझे बताई उसे सुनकर मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि यह दवा तो बहुत खतरनाक है। इसे खाने से तो खाने में धीरे धीरे इंसान के पैरों की जान निकलने लगती है। पैर कमज़ोर होते चले जाते हैं और वह अपाहिज हो जाता है। यह दवा तो हमारे देश में नहीं मिलती। यह दवा आपको कहाँ से मिली? राजीव भी सख्ती में आ गया था। वापसी पर हम दोनों ही खामोश थे। एक शाम गहरी हो गई थी। रात होते ही मैंने अपनी सास को अपने कमरे में बुला लिया। जैसे ही मेरी सास कमरे में आई, मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके ऊपर पानी की बोतल से पानी छिड़क दिया। मेरी इस हरकत पर मेरे हाथ में माचिस लेकर मेरी सास बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसे लगा कि शायद वह मिट्टी का तेल है। मैंने माचिस अपनी सास के सामने करते हुए कहा, सारी सच्चाई मुझे बता दें, नहीं तो आप जानती हैं मैं क्या कर सकती हूँ। बताओ, आपने राजीव को अपाहिज क्यों किया? नहीं तो मैं आपको राजीव जी उस समय कमरे में ही बैठा था और खामोशी से सब कुछ देख रहा था। मेरी सास बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं बोली, राजीव तो जानता ही है कि मेरा सगा बेटा नहीं है।
मैंने राजीव के बूढ़े बाप से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी, मगर उस बुड्ढे ने मरते-मरते ही अपनी सारी दौलत राजीव के नाम कर दी। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। राजेश जो हमारा पड़ोसी है, उससे प्यार के चक्कर में पड़ गई। राजेश ने और मैंने मिलकर प्लानिंग की कि राजीव को अपाहिज करके धीरे-धीरे रास्ते से हटा देंगी। लेकिन पता नहीं क्यों राजीव को शादी का भूत सवार हो गया था। कहने लगा कि मुझे अकेलापन अंदर ही अंदर खाता रहता है, मुझे एक साथी की ज़रूरत है। मेरा दुख दर्द बाँट सके, आप किसी ऐसी लड़की से मेरी शादी करवा दो जो मेरा ख़्याल रखे और मेरा दुख दर्द बाँट सके। भले ही वह लड़की गरीब हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर राजीव की जिद पर ही हमने तुम्हारा रिश्ता लेकर गए, लेकिन तुम मुझे बहुत समझदार लगी और छोटी बहन बहुत ही मासूम सी लगी थी। इसीलिए तुम्हारी जगह तुम्हारी बहन का रिश्ता मांग लिया। सोचा था उसे भी डरा धमका कर अपने काबू में कर रखेंगे, और जब राजीव को हम अपने रास्ते से हटा देंगे तो सारा इल्ज़ाम हम तुम्हारी बहन पूनम पर लगा देंगे। इस पर यह राजीव ने सारी दौलत हमारी हो जाती। फिर मैं और राजेश शादी कर लेते, सांप भी मर जाता और लाठी भी नहीं टूटती। मगर अर्चना, तो तुम होशियार निकली। अगर तुम्हारी जगह पूनम घर की बहू बन के आती तो वह कभी भी इस राज तक नहीं पहुंच पाती। अपनी माँ की सारी बात सुनकर राजीव ने पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया था। उसने अपनी सौतेली माँ और राजेश को पुलिस के हवाले कर दिया। सबूत के तौर पर राजीव ने अपनी माँ की रिकॉर्डिंग पुलिस को सुना दी, जिसमें राजीव की माँ से सारी सच्चाई बयान की थी। राजीव रोने लगा। वह हैरान था कि कोई इतना कैसे गिर सकता है। अब राजीव की बीमारी पकड़ी गई थी। मैं और राजीव अमेरिका गए। वहाँ जाकर राजीव का इलाज शुरू करवाया। डॉक्टर्स को उम्मीद है कि राजीव जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। मैंने राजीव की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने दिन रात एक कर राजीव की सेवा करने में धीरे धीरे अब राजीव चलने लगा था। मैं रोज़ रात को राजीव के पैरों की मालिश करती, उसे हाथ से पकड़कर चलाने की कोशिश करती। मैंने पूनम को भी माफ़ कर दिया, उसकी तरफ से अपना दिल साफ कर दिया था, क्योंकि जो कुछ भी होता है उसमें पूनम की कोई गलती नहीं होती। वह तो बहुत ही मासूम सी थी, उसका कोई कसूर नहीं था। मैंने जैसे ही पूनम को माफ़ किया, पूनम की तरफ से अपना दिल साफ किया, तो मेरे दिल में बहुत सुकून मिला था। राजीव भी अब मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। जल्द ही राजीव ठीक हो जाएगा और हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। राजीव और मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत कर ली है। भगवान करे कि हमारे प्यार को किसी की नज़र ना लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि क्या मैंने सही फ़ैसला लिया, क्या राजीव की माँ ने सही किया था, ये भी मुझे बताना। पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।